हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो सेक्शन है उसमें मैं इस सेशन में हिंदी का टोटल ऑब्जेक्टिव 40 ठो क्वेश्चन लेके 41 आया हूँ। 41 क्वेश्चन आप जा कर के देखिए और उसमें हिंदी से जितने भी रिलेटेड है सभी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग टोटल पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से वीडियो को बताइए। फिर चलिए तो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सपोर्ट कीजिए नए चैनल वाले को। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप बोलता है आप कौन सा सर्वनाम है ना। चार ऑप्शन दिया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो आप जो है ये आपको निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी जो है आप लोग अगर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ये देख लीजिए क्या लिखा है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। उनमें कौन सा विशेषण है ये पूछ रहा है। संज्ञावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ये सार्वनामिक विशेषण है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बादल का तत्सम शब्द क्या होता है। आपको इस बादल का तत्सम शब्द बताना है। मेघ, घन, वाष्प या वारिद। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वारिद, है ना। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समास का उदाहरण है ना। आप दशानन, दिनहीन, त्रिफला या यथाशक्ति। तो आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि ये सही क्या है। आप लोग भी बता, अपना कॉपी पेन लेके बनाते जाइए और लास्ट में बताइएगा 41 में से कितना आप लोग सही मारे हैं, क्योंकि उसी से आप लोग पहला जो पेपर है क्वालिफाई होंगे। तभी आपका अंदर का जो है जितना भी बचा हुआ 120 क्वेश्चन है वो तभी ही आप पास कर पाएंगे। ठीक है, तो बोलता है इसका हो जाएगा सही आंसर जो है आपको द्वंद्व समास का जो उदाहरण है ये है दिनहीन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्वागत। स्वागत में संधि है, स्वागत में कौन सा संधि है। गुण संधि, व्यंजन संधि, यंग संधि और दीर्घ संधि। तो आप लोग को बताना स्वागत में कौन सा संधि होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा यंग संधि। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दिगंबर। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है इसीलिए आप लोग उसको याद रखेंगे। दिगंबर का संधि विच्छेद पूछ रहा है। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा। दिक जोड़ंबर, दिक जोड़ंबर, दिगा जोड़ंबर या दिक जोड़ंबर। तो यहाँ आप लोग को सस्पिशन देगा बी एंड डी। तो यहाँ याद रखने वाला है, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क में हलंत लगा हो। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है। तो जिस पर अभियोग लगाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा ये पूछ रहा है। प्रतिवादी, अभियुक्त, अभियोगी या गुनहा गुनहगार। तो गुनहगार बोलेगा कि क्या बोलेगा उसको, जिस पर अभियोग लगाया रहता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, उसको अभियुक्त बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कहता है नरोत्तम में कौन सा समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव या कर्मधारय समास। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ये बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से बोलता है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का उपसर्ग नहीं है। अब जो शब्द दिया हुआ है उसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है ये आप लोग को शब्दों में से चुनना है। ठीक है, उसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे है अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। ये जो है उपसर्ग नहीं है। बाद बाकी अपवाद, पराजय, प्रभाव ये सभी शब्द क्या है, एक उपसर्ग है। उसको याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है कि ये बहुत सस्पिशन डालने वाली क्वेश्चन है कि प्रत्यय किसी शब्द के लगता है आगे या पीछे, या आगे पीछे दोनों, या कहीं भी लग सकता है। तो ये उसका सही उत्तर होगा। प्रत्यय जो है हमेशा जो है शब्द के पीछे लगता है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या होगा, मतलब उसका जो है उल्टा क्या होगा शाश्वत का, ये पूछा है। सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्यमय। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। शाश्वत का क्या होता है, नश्वर होता है। उसको आप लोग याद रखेंगे, उसका विलोम शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का विलोम शब्द क्या होगा ये पूछ रहा है। भविष्य, अतीत, विगत या तीव्रगामी? तो उसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विगत। आगामी का क्या होता है विलोम शब्द? विगत होता है, यानी बीता हुआ दिन। आगामी माने आने वाला, विगत माने पीछे बीता हुआ, है ना। तो उसका उल्टा होगा, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है। अब वो कौन सा शब्द है जिसको मतलब हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? आप ही बताइए कमेंट्स में। गण्य, नगण्य, असंख्य या अधिगण्य? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। असंख्य, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, उसको इन्फिनाइट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूर। दूर को सोचने वाले के लिए एक शब्द है। अब क्या है? दूरगामी, दूरदर्शी, है ना, भविष्य वक्ता या सूक्ष्म दृष्टि? जो दूर को सोचता है, नहीं बोलता है तुम बहुत दूर की बात सोचता है, तो उसको क्या बोला जाएगा शब्द में? तो उसको बोला जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मोक्ष। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष की इच्छा करता हो उसको क्या बोलिएगा? सन्यासी, तपस्वी या मुमुक्षु या योगी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु, ठीक है। उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री। वीर पुत्र को जन्म देने वाले स्त्री के लिए एक शब्द है, उसका नाम क्या है? वसुंधरा, माता, जननी या वीर परशु? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर परशु, यानी वीर को जन्म देने वाले माँ। माथा माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना आप लोग सुने होंगे, माथा ठनक रहा है, उसका अर्थ क्या होता है? उदास हो जाना, नुकसान होना, सिर दर्द होना या शक हो जाना? तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शक हो जाना, मतलब माथा ठनक रहा है तो मतलब शक हो रहा है। कहता आसमान से बातें करना का अर्थ क्या होता है? आसमान से बातें करने का अर्थ होता है पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा होना या बहुत परिश्रम करना। तो आसमान से बातें करना मतलब हो जाता है कि बहुत ऊंचा होना। 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति। सूरदास की बहुत सारे भक्ति है, किस भाव की थी? ये सूरदास की जो भक्ति थी इसका भाव क्या था ये पूछ रहा है, यानी दास भाव, सखा भाव, पति भाव या स्वामी भाव? तो आप लोग कमेंट्स में बताइए, उसका सही उत्तर होगा सखा भाव। जो सूरदास का जो था किस तरह का भाव है? सखा भाव है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक को भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो भ्रमर गीत का जो प्रसंग है पुस्तक का नाम बताना है, जिसमें रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, सूरसागर है या पद्मावत है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। सूरसागर में जो है भ्रमर गीत का प्रसंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? जो ब्रजभाषा जो है इसका जो रचना है उसकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? पंचवटी, उर्वशी, सूरसागर या चिंदम्बरा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। ब्रजभाषा का जो प्रमुख रचना है उसका नाम है सूरसागर। कहता बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण जो है इसमें कौन सा कवि श्रेष्ठ है इसका बोला गया है, रसखान, मीराबाई, सूरदास या कबीर? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? रीतिकालीन जो कवियों हैं उसका मुख्य विषय क्या है वो बोल रहा है। नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण, भक्ति भावना, यथार्थ चित्रण या वीरता का चित्रण? तो रीतिकालीन कवियों में जो है आपको ये नायिका के रूप में सौंदर्य का चित्रण, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। बिहारी सतसई की रचयिता कौन है? बिहारी जो सतसई है उसकी रचयिता कौन है ये पूछ रहा है। सूरदास, केशवदास, बिहारी लाल या तुलसीदास? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहारी दास जो है बिहारी सतसई की रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? ये पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण भक्त थे, उसका नाम बताना है। रहीम दास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर दास या रस खान?
तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान। ठीक है, रसखान एक मुस्लिम थे, फिर भी ये क्या थे, कृष्ण के भक्त थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? खड़ी बोली की रचना कौन सी है ये पूछ रहा है। सूरदास, पद्मावत, साकेत या कवितावली? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साकेत, है ना। साकेत बिल्कुल सही जवाब है। उसमें 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ समास को चुनना है। ठीक है, ये शब्द है जो 27 से लेके 32 तक है, उसको आप लोग को सिर्फ समास शब्द का बताना है। जैसे दिया है वनवास, वनवास जो शब्द है उसका समास क्या होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो आप लोग को बताना है कमेंट्स में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वनवास, जो है एक तत्पुरुष समास है, उसको आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी। पंचवटी कौन सा समास है ये पूछ रहा है। द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो आप लोग सही से कमेंट्स बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु, है ना, ये समास है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बर जो है कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्मधारय है? तो ये जो है बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम। नरोत्तम का जो है समास कौन सा होगा? नरो उत्तम, मतलब नरों में उत्तम, यानी द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव, कर्मधारय? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास, है ना, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आजनम। आजनम में क्या होगा? द्विगु है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या अवयवी भाव है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कि आजनम जो है अवयवी भाव समास है, उसको आप लोग याद रखेंगे। परमानंद जो है कौन सा समास है ये पूछ रहा है। ये द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या अवयवी भाव? तो कर्मधारय 32 में परमानंद जो है आपको कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। कहता सर्वप्रथम, अब देखिए क्वेश्चन आ गया कि सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। अब बोलता है हिंदी समाचार जो सर्वप्रथम, मतलब सबसे प्रथम प्रकाशित कितने ईस्वी में हुआ था ये पूछ रहा है। कितने ईस्वी को? यानी 1821 ईस्वी को, या 1849 ईस्वी को, या 1826 या 1827 ईस्वी को? वो भी हिंदी पत्र था, न्यूज पत्र, जो सबसे पहले जो है प्रथम बार कब हुआ था प्रकाशित ये पूछ रहा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1826 ईस्वी को, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना जाता है ये पूछ रहा है। गोदान को, परीक्षा गुरु को, या रानी केतकी की कहानी, या सन्यासी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु को जो है प्रथम उपन्यास हिंदी का माना गया है, परीक्षा गुरु। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, यानी कि दैनिक समाचार पत्र था जो प्रथम, ये प्रथम की बात हो रहा है। समाचार सुधा वर्षन, यानी उदंत उदंत मार्तंड, यानी संवाद कौमुदी, या बनारस अखबार? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, बिल्कुल सही है, समाचार सुधा वर्षन। ये जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र था उसको आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है ये पूछ रहा है। इसमें से जो 4 दिया हुआ है उसमें कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, उस पर आप लोग को बताना है। छन, छिद्र, छत्र या छाह? तो उसका ये तीनों जो है आपको क्या है, तत्सम शब्द है। लेकिन ये जो है डी, छाह जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक शब्द को बर्तनी शुद्ध, यानी कि बर्तनी शुद्ध का कहने का मतलब जितना शब्द दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा जो है शब्द शुद्ध है लिखा हुआ है, जो लोग इस शब्द को यूज करता है। जैसे पूजनीय है, पूजनीय यहाँ भी लिखा हुआ है, पूजनीय ये भी है और पूजनीय ये भी है। तो आप लोग को बताना है उसमें शुद्ध कौन सा है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप जो था उसके संपादक जो है कौन था? बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु और प्रेमधन? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी प्रदीप के संपादक थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ भी आपको एक शुद्ध बरतनी है, तो बरतिए उसमें क्या लिखा है,
उद्योगीकरण, औद्योगिकीकरण या औद्योगिकीकरण। तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, यानी सरस्वती जो पत्रिका था उसका प्रकाशन वर्ष कब प्रकाश हुआ था ये पूछ रहा है। यानी 1903 ईस्वी में, 1904 में, 1900 में या 1905 में। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी में उसका जो था प्रकाशन हुआ था सरस्वती पत्रिका। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि उपसर्ग का विलोम है, उपसर्ग का विलोम क्या है ये बताना आप लोग को। तो उपसर्ग का जो विलोम है, अपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग या अव्यय, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो उसको आप लोग याद रखिएगा। वीडियो कैसा लगे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और एक एक सब्सक्राइब तो आप लोग सब करिए, क्योंकि और आप लोग के रिलेटेड बहुत ही वीडियो उस पर डाला हुआ मेरे चैनल पर, आप जाइए उसको देखिए। और वीडियो कैसा लगता है आप लोग के, कैसा है, कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चलिए, तो अभी तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।